दोस्तों, आज की कहानी हमें कराची के इलाके मलीर से हारिस ने भेजी है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि हारिस के साथ बचपन में पेश आने वाला एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसने उसकी पूरी जिंदगी पर असर छोड़ दिया। ये कहानी एक आम से मोहल्ले, मामूली सी गली, क्रिकेट खेलते बच्चों और एक खाली पड़े घर से शुरू होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही आम सा घर पूरे मोहल्ले के लिए खौफ की अलामत बन जाता है। आइए आगे की बात खुद हारिस की ज़बानी सुनते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर शायद आपको भी यूं लगे कि जैसे कोई आपको दूर से तक रहा हो। मेरा नाम हारिस है और ये वाकया उस जमाने का है जब मैं तकरीबन 12 साल का था। हम लोग कराची के इलाके मलीर में रहते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। नीचे दादा दादी और चचा रहते थे और ऊपर मैं, मेरे 3 भाई, अम्मी और अब्बू। हमारे बिल्कुल बराबर में फरहान भाई का घर था। उनके अब्बू सऊदी अरब में होते थे और यहाँ वो अपनी अम्मी और 4 बहनों के साथ रहते थे। इन बहनों में से एक का नाम नीना था, जिसका जिक्र आपको आगे चलकर बार बार सुनने को मिलेगा। मेरे चचा और फरहान भाई की बहुत गहरी दोस्ती थी। शाम होते ही अक्सर वो दोनों हमारे घर के बाहर बने हुए चबूतरे पर बैठ जाते, सिगरेट पीते, चाय पीते और देर तक बातें करते रहते। हम मोहल्ले के सारे बच्चे गली में क्रिकेट खेलते और ये दोनों एक तरफ बैठे हुए हमारी शरारतें देखकर मुस्कुराते रहते। कभी कभी उनका मूड अच्छा होता तो खुद भी हमारे साथ कुछ ओवर खेल लेते। वो वक्त आज भी मुझे बहुत अच्छा याद है। एक सादा बेफिक्री वाला बचपन, जिसमें सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता था। लेकिन इसी मामूल में आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा रंग शामिल होना शुरू हुआ जिसने बाद में हमें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक दिन की बात है, मैं गली में क्रिकेट खेल रहा था। हमारी बैटिंग चल रही थी। मैं शायद नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा था कि अचानक बॉल मेरे पास से निकलकर चबूतरे के पास जा गिरी। मैं दौड़ता हुआ बॉल लेने गया तो देखा चचा और फरहान भाई हस्बे मामूल बैठे बातों में मसरूफ थे। बॉल उठाते हुए मेरी नजर शायद इतनी देर ही उन पर ठहरी कि मेरे कान में फरहान भाई की आवाज आ गई, यार आए दिन नया तमाशा लगा हुआ है, चीज कहीं रखो मिलती कहीं और है। कभी सारा घर छान लेते हैं और बाद में वही चीज सामने पड़ी मिलती है। समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। चचा ने जरा संजीदगी से पूछा, कब से हो रहा है ये सब? फरहान भाई ने सिगरेट का कश लिया और आहिस्ता से बोले, कुछ हफ्ते हो गए हैं। पहले तो हम लोग हंसी में उड़ा रहे थे, मगर अब बात कुछ अजीब होती जा रही है। मैंने ये बात सुनी, जरा रुका, दिल में हल्का सा सवाल भी उठा कि कैसे कोई चीज खुद ब खुद इधर उधर हो सकती है। लेकिन फिर मैं वापस अपने खेल में मशगूल हो गया। उस उम्र में जहन ज्यादा देर किसी संजीदा बात पर टिकता भी नहीं, और सच कहूं तो मैं वो बात वहीं भूल गया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि यही मामूली सी गुफ्तगू आगे चलकर मेरे लिए कितनी अहम होने वाली है। अगले दिन फिर हम खेलने के लिए गली में जमा हुए। हस्बे मामूल चचा और फरहान भाई भी आकर चबूतरे पर बैठ गए। मैंने जैसे ही बैटिंग पकड़ी, अचानक कल वाली बात याद आ गई। इस बार मैं जानबूझकर थोड़ा उनके करीब होकर खेलने लगा ताकि उनकी बातें साफ सुन सकूं। फरहान भाई धीमी आवाज में कह रहे थे, यार मुझे नीना की बहुत फिक्र हो रही है। उसका रवैया बहुत बदल गया है, ज्यादातर कमरे में बंद रहती है, चुपचाप। चचा ने आहिस्ता से कहा, हाँ मैंने भी नोट किया है। क्या कहती है वो? फरहान भाई ने आह भरकर जवाब दिया, कहती है दीवारों पर खून नजर आता है। कहती है जब वो रात को सोने लगती है तो उसके सिरहाने एक औरत बैठी होती है। पहले हमें लगा वो वहम है, मगर अब उसका डरना बढ़ता जा रहा है। चचा कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, देखो कल तुम मेरे साथ हरी मस्जिद चलना, वहां एक साहब हैं, तुम सारा मामला उन्हें बताना, वो बेहतर मशवरा देंगे। फरहान भाई ने हल्का सा इस बात में सर हिलाया, हाँ ठीक है, शायद अब इसी की जरूरत है। मैं पूरी तवज्जो से ये सब सुन रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे चचा की नजर मुझ पर पड़ गई। ओए हारिस, खेलना है तो खेल, कान मत लगाया कर बड़ों की बातों में। मैं डरकर फौरन पीछे हट गया। उस दिन के बाद कुछ दिन वाकई मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर इम्तिहान शुरू हो गए। तकरीबन 15 दिन तक गली सुनसान रही, न क्रिकेट, न शोर, न शाम की चहल पहल। इम्तिहानों के बाद दोबारा गली में रौनक लौटी। एक दिन हम सब फिर क्रिकेट खेलने लगे।
हस्बे मामूल चचा और फरहान भाई चबूतरे पर आ बैठे। हमारी बैटिंग खत्म हुई तो मैं पानी पीने के लिए ऊपर घर की तरफ भागा। वापस नीचे उतरते हुए मैंने दरवाजे के करीब आकर उन दोनों की आवाज सुनी। मैं दरवाजे की ओट में रुक गया, जैसे खुद ब खुद मेरे कदम थम गए हों। फरहान भाई कह रहे थे, बस यार 2 दिन और, दुआ करो कोई नया तमाशा ना हो और हम खैरियत से यहां से निकल जाएं। मेरा दिल चौंक गया। मैंने पहली बार सुना कि वो यहां से जाने की बात कर रहे थे। चचा ने हल्की अफसुर्दगी से कहा, मुझे लगता है तुम जल्दी में फैसला कर रहे हो। हम फिर हरी मस्जिद चलते हैं, शायद कोई और हल निकल आए। फरहान भाई ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, नहीं यार, बहनें हैं मेरे साथ, अम्मी भी डरी हुई होती हैं। नीना के साथ जो हुआ तुम जानते ही हो। चीजें गायब होना तो बहुत छोटी बात थी, अब तो वो औरत नजर भी आने लगी है, कभी किसी को कभी किसी को। वो जरा रुके, जैसे कुछ सोच रहे हों, फिर मध्यम आवाज में बोले, कल रात 3 बजे मैंने खुद उसे अम्मी के कमरे से निकलते देखा। अम्मी का नया जोड़ा उसने पहन रखा था। मैंने पहले तो समझा अम्मी है। मैंने आवाज दी, अम्मी इस वक्त कहाँ जा रही हैं? जो चेहरा उसने पलटकर मेरी तरफ किया ना, उसकी वो मकरूह मुस्कुराहट, मेरा तो सारा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने घर में किसी को नहीं बताया, सब पहले ही डरे हुए हैं। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर फरहान भाई बोले, खैर अब तो फैसला हो गया है, घर खाली कर रहे हैं, लेकिन तुम मिलने जरूर आना। मैं खुद भी कभी कभार किराया लेने आ जाया करूंगा। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा सांस रोके ये सब सुनता रहा। चचा की आवाज मुझे भारी और उदास सी लगी, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। नीचे से बच्चों की आवाजें आईं। मैं चौंक कर बाहर भागा और हमेशा की तरह फिर खेल में गुम हो गया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जिस घर के खाली होने पर मैं उस वक्त बस दुखी हो रहा था, कुछ दिन बाद वही घर मेरे लिए एक भयानक याद बन जाएगा। 2-3 दिन बाद जब मैं स्कूल से वापस आया तो गली में एक ट्रक खड़ा था। फरहान भाई के घर के बाहर सामान रखा जा रहा था। कुर्सियों, पलंगों, संदूकों के बीच से मैंने फरहान भाई की झलक देखी। वो बहुत खामोश खड़े थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो वाकई जा रहे हैं। बचपन से हमने उन्हें इसी घर में देखा था। उन्हें यहाँ से जाते देखकर दिल अजीब सा हो गया। मैं दूर खड़ा बस देखता रहा, सोच रहा था जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो चचा को कितना बुरा लग रहा होगा। वक्त का दस्तूर भी अजीब है, पहले हम किसी के साथ रहने के आदी हो जाते हैं, फिर वो चला जाए तो उसके बगैर रहने के भी आदी हो जाते हैं। चंद दिन चचा वाकई बहुत उदास रहने लगे। कभी फरहान भाई मिलने आ जाते, कभी चचा खुद उनके नए घर चले जाते। 2-1 बार मैं भी चचा के साथ गया। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। उनका पुराना घर अब भी खाली ही था। इस घर की एक चाबी हमारे पास भी थी। जब कभी कोई एस्टेट एजेंट किसी पार्टी को घर दिखाने लाता तो हमसे चाबी ले जाता। बज़ाहिर तो एक खाली सा घर था, मगर अंदर ही अंदर वो घर अब एक और कहानी संभाले बैठा था, जिसे सुनने का वक्त शायद आ ही गया था। हमारे फाइनल इम्तिहान शुरू हो चुके थे। गली में खेलना तकरीबन बंद था। ज़्यादातर वक्त सब बच्चे घरों में पढ़ते रहते। मैं अक्सर धूप ढलने के बाद अपने घर की छत पर चला जाता। नीचे शोर शराबे में मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। हमारी छत से फरहान भाई के घर की छत साफ नजर आती थी, खास तौर पर ऊपर बनी हुई एक छोटी सी कोठड़ी और उसकी खिड़की बहुत वाज़ेह दिखाई देती थी। उस दिन मेरा साइंस का पेपर था और सच बात यह है कि मेरी तैयारी भी कुछ खास नहीं थी। मैं किताबें लेकर छत पर चढ़ गया। हवा ठंडी थी, माहौल पुरसुकून, सब अच्छा लग रहा था। मैं पढ़ने में इतना गुम हो गया कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ने लगा। छतों पर गहरी होती शाम, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मोहल्ले की लाइटें भी जल चुकी थीं। पता नहीं क्यों अचानक मुझे यूं लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। ये एहसास एकदम आया, इतना तेज कि मैंने एकदम सर उठा लिया। मेरी नजर सीधी जाकर फरहान भाई के घर की ऊपरी कोठड़ी की खिड़की पर पड़ी और मैं ठिठक गया। खिड़की में एक औरत खड़ी थी। वो पूरा जिस्म साकित, बगैर पलक झपकाए मेरी तरफ देख रही थी, जैसे उसकी नजरें मेरे अंदर तक उतर रही हों। मैं चंद लम्हे बुत बना उसे घूरता रहा। पहला ख्याल यही आया कि शायद नए किराएदार आ गए हैं। फिर खुद ही दिल को तसल्ली दी कि शायद कोई आंटी होगी, मैं ज्यादा सोच रहा हूं।
इतने में पीछे से अब्बू और चाचा छत पर आ गए। शायद टहलने या थोड़ी देर बात करने आए थे। अब्बू ने मुझे देखा तो फौरन बोले, कितनी रात कर लोगे पढ़ाई, बस करो, नीचे जाकर सो जाओ, कल पेपर भी है। मैंने जल्दी से किताबें समेटी, मगर जाने से पहले मैंने एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, न कोई साया, न कोई हरकत। खिड़की खाली थी, जैसे अभी कुछ था ही नहीं। मैं नीचे आकर सो गया और सुबह होते होते ये वाकया भी तकरीबन जहन से निकल गया। इम्तिहान खत्म हुए तो मोहल्ले में फिर से जिंदगी लौट आई। बच्चे दोबारा गली में जमा होने लगे। हमारी क्रिकेट, हमारी शरारतें, सब वापस आ गया। उन दिनों एक और मसला था। तकरीबन रोजाना इशा के बाद बिजली चली जाती थी और गलियों में गहरा अंधेरा छा जाता था। हमने इस अंधेरे का एक फायदा निकाल लिया था। इशा के बाद जब लाइट जाती, हमारा पसंदीदा खेल शुरू होता, छप्पन छपाई। वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। हम क्रिकेट खेल रहे थे। आखिरी ओवर चल रहा था। अली ने जोर से शॉट मारा और गेंद सीधी जाकर फरहान भाई के घर की ऊपरी मंजिल की तरफ चली गई। सब बच्चे एकदम परेशान हो गए। गेंद सिर्फ एक ही थी और रात के इस वक्त कोई भी उस पुराने अजीब से लगने वाले घर के अंदर जाने को तैयार नहीं था। हम अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें कि अचानक हमें ऊपर से एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। फरहान भाई के घर की ऊपरी गैलरी में एक औरत का सा साया नमूदार हुआ। उसने झुककर नीचे देखा, फिर हमारी गेंद उठाई और हमें नीचे फेंक दी। गेंद गली में आ गिरी। बच्चे खुशी से चीख उठे, बॉल आ गई, बॉल आ गई। मैंने अपने पास खड़े बासित से पूछा, इनके घर किराएदार आ गए क्या? बासित ने कंधे उचकाकर कहा, हाँ शायद, मैंने 2-1 दफा नीचे लाइट जलती देखी है, शायद पिछले हफ्ते आए हैं। हम में से कोई भी उस वक्त ये नहीं जानता था कि किराएदार अभी सिर्फ निचली मंजिल में आए थे और वो भी 2 दिन पहले ही किसी रिश्तेदार के यहां चले गए थे। उस वक्त ऊपर वाली मंजिल पूरी तरह वीरान पड़ी थी। लेकिन हमें क्या पता था, हमारे लिए तो बस बॉल वापस आ गई थी और खेल दोबारा शुरू हो गया था। मैच खत्म हुआ, हम जीत गए। जीत की खुशी में मैं सबसे पैसे जमा कर रहा था कि आज छोटी सी पार्टी करेंगे, समोसे, पकौड़े, जो भी मिले। इशा के बाद हस्बे मामूल लाइट चली गई। गली अंधेरे में डूब गई। अलबत्ता चांद की रोशनी काफी तेज थी, इसलिए सब कुछ धुंधला धुंधला सा मगर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। हम लोग अभी वहीं खड़े अगले खेल की प्लानिंग कर रहे थे कि अचानक हमें ऊपर से एक आवाज आई, सुनो बच्चों। हम सब ने चौंक कर ऊपर देखा। फरहान भाई के घर की ऊपरी गैलरी में वही औरत खड़ी थी जिसने थोड़ी देर पहले बॉल नीचे फेंकी थी। उसने नरम सी आवाज में कहा, बेटो मुझे दही ला दोगे? मैं आगे बढ़ गया। आंटी पैसे दे दें, मैं ला देता हूं। वो बोली, बेटा अंदर आ जाओ, सीढ़ियों पर रखे हैं पैसे, ले लेना। मैंने लाशऊरी तौर पर जरा झिझकते हुए कहा, अच्छा दरवाजा तो खोल दें। ऊपर से आवाज आई, दरवाजा खुला हुआ है, आ जाओ। मैंने गौर किया तो वाकई दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। गली में बच्चे काफी थे, सब अपने अपने शोर में लगे थे, किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। मैंने बासित को साथ लिया, चलो दही ले आते हैं। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए फरहान भाई के घर के दरवाजे तक पहुंच गए। बासित के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। मैंने हंसते हुए कहा, डर क्यों रहा है, बचपन से इस घर में आते जाते हैं। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर कदम रख दिए। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ बाहर गली से आने वाली चांदनी दरवाजे के हिस्से को जरा सा रोशन कर रही थी। मुझे मालूम था कि सीढ़ियां उल्टे हाथ पर हैं। मैं वही मानूस रास्ता पकड़कर आगे बढ़ गया। बासित दरवाजे के पास ही रुक गया। उसने अंदर का अंधेरा देखकर कदम पीछे खींच लिए थे। उसी वक्त सामने वाले घर के गफूर साहब अपने दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि फरहान भाई के घर का दरवाजा खुला हुआ है और बासित आधा अंदर आधा बाहर खड़ा है। चूंकि वो जानते थे कि ऊपर वाली मंजिल खाली है और नीचे वाले किराएदार भी 2 दिन से घर पर नहीं, उन्हें यह मंजर बहुत अजीब लगा। वो फौरन तेज कदमों से हमारी तरफ बढ़ने लगे। इधर मैं 2 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ देख रहा था कि आंटी नीचे आकर पैसे देंगी या कुछ कहेंगी, लेकिन वहां मुकम्मल अंधेरा था। फिर
अचानक मुझे ऊपर की तारीकी में 2 आंखें झिलमिलाती हुई दिखाई दीं। वो आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी जानवर की आंखों में लाइट पड़ जाए, लेकिन वहां कोई रोशनी नहीं थी। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा और फिर उसका पूरा चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। एक हैबतनाक बिगड़ा हुआ चेहरा, आंखें फैली हुई, बाल बिखरे और जबान मुंह से बाहर लटकी हुई, जिससे शायद खून के कतरे टपक रहे थे, जो सीढ़ियों के किनारों पर कहीं नजर नहीं आ रहे थे, मगर मुझे यूं लग रहा था कि हर चीज सुर्ख हो रही है। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पांव सीढ़ियों पर जैसे जम गए। उसी लम्हे वही आवाज आई, मगर इस बार वो नर्म नहीं थी। वो खींची हुई, किसी नामालूम गहराई से उठती हुई आवाज थी। आओ हारिस, ऊपर आ जाओ। मेरा दिल हलक में आ गया। उसने मेरा नाम कैसे लिया? मैंने तो अपना नाम बताया ही नहीं था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरा गला बंद हो गया, जबान जैसे मुंह में जम गई हो। इसी दौरान गफूर साहब दरवाजे तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जोर से आवाज दी, बासित, बाहर आओ, वहां क्या कर रहे हो? बासित तो वैसे ही दरवाजे के करीब था, फौरन बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने ये आवाज वाज़ेह तौर पर सुनी। दरवाजा बंद होने की धमक के साथ ही ऐसे लगा जैसे पूरा घर अंधेरे में डूब गया हो। मैं जैसे होश में आया और दरवाजे की तरफ दौड़ा। दीवानावार मुक्के बरसाने लगा। मैं चीख भी रहा था, लेकिन मुझे खुद अपनी आवाज बहुत दूर, बहुत मध्यम सी लग रही थी, जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। अचानक मुझे अम्मी की बात याद आई। वो हमेशा कहती थीं कि बेटा, जब भी डर लगे, कोई अजीब सी कैफियत महसूस हो, तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। मैंने हांफते हुए, कांपते हुए बेमुश्किल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जबान लड़खड़ा रही थी, अल्फाज टूट रहे थे, लेकिन मैं पढ़ता जा रहा था। इसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। शायद मैं वहीं सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर गया। बाद में मुझे जो बताया गया वो ये है कि गफूर साहब ने शोर सुनकर मोहल्ले वालों को बुलाया। चाचा दौड़ते हुए आए। उन्हें याद आया कि इस घर की एक चाबी हमारे पास है। वो फौरन घर से चाबी लेकर आए, दरवाज़ा खोला और मुझे सीढ़ियों के बीचों बीच बेहोश पड़ा पाया। मुझे फौरन अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। अल्फाज मुंह से ठीक नहीं निकल रहे थे। मुझे तेज बुखार भी था। 1 हफ्ते तक मैं बिस्तर से उठ नहीं सका। चचा, अब्बू और दादा मुझे मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गए। डॉक्टर के पास, किसी आमिल के पास, मस्जिद के इमाम के पास। जहां जिसने जो बताया उन्होंने करवाया। तकरीबन 1 महीने बाद जाकर मैं ठीक तरह बोलने के काबिल हुआ। लेकिन अभी भी कभी कभी रात को आंख खुलती तो मुझे वही आंखें याद आ जाती, वही सीढ़ियों पर खड़ा चेहरा और वो लहजा जिसमें मेरा नाम पुकारा गया था। मेरे इस वाक़े के बाद मोहल्ले के बच्चों ने गली में देर तक खेलना तकरीबन छोड़ दिया था। छोटे बच्चे तो खास तौर पर मगरिब के बाद घरों में ही रहते। लेकिन बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उस घर के बारे में आए दिन कोई न कोई नई बात सुनने को मिलती। कभी किसी को ऊपर रोशनी जलती नजर आ जाती, कभी किसी को गैलरी में किसी का साया दिखाई देता, हालांकि ऊपर कोई नहीं रहता था। एक सुबह का वाकया भी बहुत मशहूर हुआ। हमारे मोहल्ले में एक दूध वाला आता था। काफी नेक और सादा मिजाज इंसान था। वो बताता है कि सुबह सवेरे जब वो गली में आया तो किसी ने फरहान भाई के घर की ऊपरी मंजिल से उसे आवाज दी, भाई इधर आओ, 3 किलो दूध देना है। वो रुक गया। ऊपर देखा तो उसे गैलरी की ओट से एक औरत का साया दिखाई दिया। उसने ऊपर आवाज दी, बाजी बर्तन ले आए, मैं दूध डाल दूंगा। ऊपर से जवाब आया, दरवाजा खुला है, सीढ़ियों पर बर्तन रखे हैं, आकर ले लो। वो बेचारा अंदर चला गया, हमेशा की तरह। उसे क्या पता था कि उस घर में क्या क्या हो चुका है। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आया
तो उसे जीने पर कुछ गिलास और बर्तन तो नजर आए, लेकिन उनके आसपास गंदगी, बदबू और कचरा फैला हुआ था। उसके दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ। वो कुछ पढ़ने वाला आदमी था। उसने जोर जोर से दुरूद और दुआएं पढ़नी शुरू की और बहुत तेजी से बाहर निकल आया। कुछ ही दिनों में यह वाकया भी पूरे मोहल्ले में फैल गया। फिर मोहल्ले की कमेटी बैठी। सब ने मिलकर फैसला किया कि अब इस घर का बाकायदा इलाज करवाना जरूरी है। एक साहब को बुलाया गया जो दीनी इल्म भी रखते थे और इस तरह के मामलात में लोगों की मदद भी करते थे। उन्होंने कई दिन इस घर में आकर कुरान पढ़ा, अज़कार किए, दम किया और फिर एक दिन उन्होंने सब मोहल्ले वालों के सामने बताया, ये एक औरत है जिन्नात में से, ये इस घर में अकेले नहीं आई, फरहान के घर वालों की बेटी नीना के साथ लग कर आई थी। सब हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने तफसील से बताया। फरहान की फैमिली बहावलपुर एक शादी में गई थी और ट्रेन के जरिए गई थी। वहां से वापसी के बाद ही ये सब वाकये शुरू हुए। ये औरत उस बच्ची के साथ लग गई थी। फिर जब इसे ये घर पसंद आ गया तो उसने बच्ची को धीरे धीरे छोड़ दिया, मगर खुद यहां से जाने के लिए तैयार नहीं। अब वो नहीं चाहती कि इस घर में कोई सुकून से रह सके। बात वही थी जो हम सब ने किसी न किसी शक्ल में महसूस की थी, मगर किसी को पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। फरहान भाई की वालिदा ने कुछ अरसे बाद इस घर की निचली मंजिल को दीनी कामों के लिए वक्फ कर दिया। हर हफ्ते वहां बाकायदा कुरान ख्वानी होने लगी। मोहल्ले की औरतें जमा होती, जिक्र, दुआ, कुरान। नीचे का हिस्सा धीरे धीरे एक पुरसुकून सी जगह बन गया। ऊपर की मंजिल अलबत्ता काफी अरसे तक वीरान ही रही। लोग कभी कभार वहां रोशनी जलती देखते, कभी गैलरी में कोई साया सा, लेकिन वहां कोई रहता नहीं था, कोई दिखाई नहीं देता था। फिर वक्त गुजरता गया, हम बड़े होते गए। मैं कॉलेज जाने लगा। शायद 2-3 साल बाद बिलाखिर ऊपर की मंजिल में भी किराएदार आ गए। और हैरत अंगेज बात यह थी कि उन लोगों के मुताबिक उन्हें कभी कोई खास समस्या पेश नहीं आई। वो आज तक वहां आबाद हैं। शायद कुरान की बरकत से, शायद सबकी दुआओं से, शायद अल्लाह ने उस औरत को वहां से हटा दिया, या शायद हमने बस मान लिया कि मामला खत्म हो गया है। आज इतने साल गुजरने के बाद भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, वो बंद होता हुआ दरवाजा, वो अंधेरा जीना, वो ठंडी सी आवाज और मेरा नाम लेकर बुलाती हुई वो हस्ती, तो मेरे बदन में आज भी सर्द लहर सी दौड़ जाती है। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर उस वक्त मुझे अम्मी की बात याद ना आती, अगर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश ना करता, तो शायद आज मैं ये किस्सा आपको सुना भी ना पा रहा होता। जो भी था, मेरा यकीन है कि वो सिर्फ अल्लाह का करम था कि उसने मुझे उस रात महफूज रखा। ये थी मेरी कहानी, मेरे बचपन की एक ऐसी रात जिसने मुझे आज तक नहीं छोड़ा। और शायद अब जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो मेरे साथ साथ आपके जहन में भी कहीं ना कहीं एक पुराना सा खाली सा घर और उसकी तारीक सी सीढ़ियां उभर आई